तारीख 10 अप्रैल 2006। जगह मेरठ का विक्टोरिया पार्क। वक्त शाम करीब 5:30। उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 572 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में चल रहा था कंज्यूमर मेला। कारोबार को नई ऊंचाइयां देने के लिए यहां पहुंचे लोगों की भीड़ जमा थी। तभी ढलते अंधेरे के साथ बिजली की रोशनी जगमगाने लगी। कंज्यूमर मेले की खूबसूरती दमकने लगती कि उससे पहले ही एक चिंगारी ने विक्टोरिया पार्क को शमशान में तब्दील करना शुरू कर दिया। आज उस अग्निकांड को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन बदन पे जख्मों के दाग और दिल की टीस 10 अप्रैल की तारीख के साथ फिर हरी हो रही है। न उन चीखों का हिसाब मिला, न उजड़े हुए घरों का। आंसुओं का सैलाब सुखा चुकी आंखों में आज भी सवाल है। अनहोनी के 1 दशक बाद कितने हैं तैयार? नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। हमारे देश में 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। न जाने कितने छोटे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हर रोज होते हैं। इन कार्यक्रमों में ऊपरी सिक्योरिटी भले ही दिखाई देती हो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर इनकी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, इसका पता सिर्फ तब चलता है जब कोई हादसा हो जाए। कुछ ऐसा ही था मेरठ में 15 साल पहले। उस रोज आज की ही तारीख थी, लेकिन सूरज ढलते ढलते कई घरों का चिराग बुझ गया। दिए हैं जिंदगी में जख्म कुछ ऐसे कि जिनका वक्त भी मरहम नहीं है। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड का दर्द इन चंद अल्फाजों में सिमट तो नहीं सकता, लेकिन ये उन आंखों की तन्हाई बयां करती है जिन्होंने 1.5 दशक पहले दहकती आग में अपनी सारी खुशियां खो दी थी। वो शाम जिसे याद करते ही आज भी पीड़ितों के जख्म हरे हो जाते हैं और अपनों को खोने की यादें सामने आ जाती हैं। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड की आज 15वीं बरसी है, लेकिन विकराल आग के तांडव की भयावह शाम भूले नहीं भूलती। चीख पुकार, अपनों को बचाने की जद्दोजहद और फिर अस्पताल में कहीं हताश तो कहीं बिलखते चेहरे। ये साल 2006 में अप्रैल की शुरुआत ही थी। सरकार ने छोटे उद्यमियों और कारोबारियों के सपनों को पंख लगाने के लिए
कंज्यूमर मेले का आयोजन तो किया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं किए। मेले में लगे 100 मीटर लंबे वातानुकूलित टेंट में आग लगी और फिर ये फैलती ही चली गई। बताते हैं कि जिस वक्त टेंट जलने लगा उस वक्त करीब 2000 लोग वहां पर मौजूद थे। आग की खबर लगते ही मेले में अफरा तफरी मच गई। खुद को बचाने की जद्दोजहद के बीच 65 लोगों की जान चली गई और उनके जाने के साथ ही उजड़ गए 65 परिवार भी। इस भयानक हादसे में 65 लोगों की जलकर मौत हो गई। 81 लोग हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि 80 लोगों को जलने की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा। ये तो आंकड़े हैं। कुछ परिवारों को तो अपने परिजनों का पार्थिव शरीर भी नसीब नहीं हुआ। वे कहां जलकर खाक हो गए ये कोई नहीं जान पाया। जिन्होंने अपनों के शव देखे भी, वो उनके लिए इंसाफ की आस लिए आज 1.5 दशक बाद भी इंतजार कर रहे हैं। जब मुझे पता लगा तो मैं दिल्ली था, वहाँ से भागा आया तो रात में 12 बज गए थे मुझे आने में। लेकिन रास्ते में पता लगा कि अग्निकांड हो चुका है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि मेरा भी भाई इस अग्नि में दफन हो गया, फिर जल गया। लेकिन जब आए तो उसकी जो बॉडी ढूंढ के मेडिकल में मिली। तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद 5-5 लाख के तौर पर और मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन यह मुआवजा उस दर्द पर मरहम नहीं हो सकता जो उन्होंने झेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वाराणसी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही मेरठ के विक्टोरिया पार्क से हमारे सहयोगी कुलदीप चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुलदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2006 की उस शाम को याद करके आज भी पीड़ितों के जख्म हरे हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। वक्त बीत गया, सालें गुजर गई, लेकिन क्या ये माने कि वाकई में ग्राउंड लेवल पर हालात बदल पाए हैं? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा कि जो ये हादसा हुआ था 10 अप्रैल 2006 को, ये यहाँ पर हम मौके पर मौजूद है। जो यहाँ पर जो ये स्थल बनाया गया है, यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई थी। जो उस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई थी उन पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन भी कराया गया था। तो उसके बाद से ही अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जिस जगह पर ये हादसा हुआ था उस जगह पर अब कार्यक्रम भी पूरी देख रेख में पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ग्राउंड है वो उस ग्राउंड में सिर्फ अब बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। जो अन्य कार्यक्रम है उन्हें आयोजित करने के लिए यहाँ पर अनुमति भी नहीं दी जाती है। लेकिन जो कुछ अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं तो वो बड़ी ही सावधानी के तौर पर, चाहे जैसे कि अभी कोविड-19 का चल रहा है, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो यहाँ पर श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई थी क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी पूरी तरीके से तेजी से फैल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित नहीं हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग में ही जो मृतकों के परिजन है उन्होंने यहाँ पर पहुंच करके श्रद्धांजलि दी थी। आज भी यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उस हादसे में जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई थी उनके कुछ परिजन भी यहाँ पर पहुंचे थे और जो मेरठ शहर के जो कुछ जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने हवन यज्ञ में शामिल होकर के यहाँ पर जो मृतक है उनकी आत्मा की शांति के लिए आहुतियां दी और उसके बाद यहाँ पर अंजलि अर्पित की है। जी बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन अनिमेश जी का रुख कर लेते हैं। अनिमेश जी, जब इस तरीके के बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग की भी होती है, लेकिन वो सब तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं जब इस तरीके के हादसे घटनाएं हो जाती हैं।
धन्यवाद मैम। देखिए एक्चुअली ये जो है जो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, मेरठ की घटना से हमने बहुत कुछ सीखा। इवन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी जो IS आता है 8758, उसमें भी नई चेंजेस किए गए। अब जो ऐसे पांडाल लगते हैं वो फायर रिटार्डेंट मटेरियल के लगते हैं। इसके अलावा वहाँ इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए 2 डायगोनली अपोजिट हम मार्ग देखते हैं। इसके अलावा किचन को बाहर की तरफ बनाया जाता है और जो सिस्टम्स लगे होते हैं उनको प्रॉपर चेक करने के बाद ही NOC दी जाती है। अब हमारा जो NOC का जो प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन हो गई है सारी। टेम्पररी के लिए अभी हम उसको जब मांगा जाता है उस तरह से दिया जाता है सारी व्हीकल्स, और हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुआ है। हमने अपनी गाड़ियां, हमारे जो फायरमैन है वो भी फायर रिटार्डेंट ओवरऑल्स मिल गए हैं उन्हें। BSET का प्रयोग अब हमने शुरू कर दिया, ब्रीडिंग एपरेटस टेस्ट लगा के कैसे हमें फायर फाइटिंग करनी है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हमने बहुत बढ़ाया है, जिसमें हमने पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक को मॉक ड्रिल्स कराकर होटल्स में, मॉल्स में, ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी लगातार कई स्तरों पर दी जाती है। 2007 से अग्नि सचेतक योजना चल रही है उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की, जहां पे गांव में और शहरों में सभी को हम इस तरह के जो कांड होते हैं इसमें हमें अपने आप को बचाना कैसा है, मेनली है इवैक्यूएशन का काम कि हम इवैक्यूएट कैसे होंगे। दूसरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ओर भी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट भी अब उनको भी हम ये कहते हैं कि इससे पहले इसका फायर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी हुआ जाए, क्योंकि ज्यादातर जो फायर ऐसी लगती हैं वो इलेक्ट्रिकल फेलियर्स की वजह से ही लगती हैं और हम उसको कितनी जल्दी कंटेन कर सकते हैं और लोगों को बिल्कुल। और अनिमेश जी, कई तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां फायर कर्मी तक खुद झुलस जाते हैं। जी मैम, आपका कहना बहुत सही, क्योंकि हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है और उस आग को कंटेन करना है। तो कोशिश करते हैं हम अपने जो क्रू है उसकी भी सेफ्टी के लिए। इसके लिए हमारे पास फायर प्रॉक्सिमिटी सूट और फायर रिटार्डेंट ओवरऑल ये भी हम अपने फायरमैन्स को दे रहे हैं। हेलमेट, गमबूट्स मुख्यालय स्तर पर काफी मात्रा में खरीदे जा रहे हैं और इन नए इक्विपमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो जिससे हम अपने लोग को मटेरियल से तो स्ट्रांग कर ही रहे हैं और इसके साथ ही उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, जिससे कि हम उस चीज से लड़ने के लिए तैयार हों, चाहे वो कितनी भी भयावह क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और अनुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरीके की बातें अभी आपने अनिमेश जी से सुनी, वो कह रहे हैं कि बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन क्या ये माने कि वाकई में कुछ हकीकत में तब्दीली हुई है? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं संसाधनों की कमी आड़े आ जाती है, कहीं पर कर्मचारियों की कमी देखी जाती है, कहीं पर रास्ता ही नहीं मिलता, कंजस्टेड एरियाज होते हैं, वहां पर ऐसी दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल, कई सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है खासतौर पे कंजस्टेड एरिया जहाँ पे भी होता है वहाँ फायर की गाड़ियाँ जल्दी नहीं पहुँच पाती और जब तक पहुँचती हैं तब तक शायद काफ़ी देर हो जाती है। साथ ही साथ कई ऐसे रिहायशी इलाका है, अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो इलाके एक तरीके से कहा जाए कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वहाँ पर केमिकल के काम चल रहे हैं, कुछ लोगों ने फायर एनओसी लिया ही नहीं है और वो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। कुछ ने लिया है लेकिन वहाँ पे फायर नॉर्म्स को सही तरीके से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। फायर फाइटिंग के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सही तरीके से वहाँ पे काम भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे चेकिंग की ज़रूरत है, वहाँ ऐसी जगहों पे जांच की ज़रूरत है, ताकि जो लोग अगर फायर नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और घटनाएं, बड़ी घटनाएं न हो, उससे बचा जा सके। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी सुधारने की ज़रूरत है। हालांकि जिस तरीके से फायर ऑफिसर ने बताया, यहाँ पे भी जो आला अधिकारी हैं फायर डिपार्टमेंट को, उनका भी यही कहना है कि बहुत कुछ सीखा गया। जो मेरठ का इंसिडेंट हुआ उससे बहुत कुछ सीख लिया गया और कई नियमों में बदलाव किया गया। जैसे कि जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पे फायर नॉर्म्स को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इमरजेंसी गेट की व्यवस्था क्या है, किचन को बाहर रखने की अनुमति दी जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है ये सुधार की गई हैं, लेकिन अभी भी हकीकत ये है कि सुधार की और ज्यादा जरूरत है ताकि बड़ी घटनाएं न हो सके। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमें सबक और ज्यादा लेने की जरूरत है और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। अनिमेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेश जी, ये तो आपने बताया कि बदलाव तो बहुत कुछ आए हैं, एक्सरसाइज भी की जा रही है, ट्रेनिंग भी वक्त वक्त पर होती है, संसाधन भी बढ़ा दिए गए, लेकिन और कहां कुछ आपको कमी नजर आती है जिसको बेहतर करने की जरूरत है आने वाले वक्त में? देखिए मैम, हमारे जो सिटीज हैं ये ऑर्गेनिकली डेवलप्ड हुए हैं,
बहुत पुरानी सिटीज हैं जहां पे सड़कें रास्ते बहुत पतले हैं, तो हमें ये जरूरत है कि जो बिल्डिंगें पहले से बनी हुई हो उनमें हम सेफ्टी इवैक्यूएशन के रास्ते और फायर फाइटिंग सिस्टम वहां का क्या हम नया लगा सकते हैं, उनको कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते हमें नहीं मिलेंगे। कई जगह जैसे पतली गलियां हैं वहां पे हमने अभी नई इंट्रोड्यूस की है फायर फाइटिंग बाइक्स, और 1 टनर व्हीकल पे छोटी गाड़ियों पर फायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन तब पर भी जहां बड़ी आग अगर अंदर की तरफ लगती है तो वहां बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमको जो ऐसे पुराने शहर हैं उनके लिए उनके जो फायर फाइटिंग नॉर्म्स है वो अलग बदलने पड़ेंगे, जहां पे हमें उन बिल्डिंगों में के अंदर के ही फायर फाइटिंग सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और उन इंस्टॉल सिस्टम से हम लड़ेंगे और लोगों को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ उनको सिखाकर कैसे हमें इवैक्यूएट करना है वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां अभी आपके साथी ने बताया कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं और कमियां हैं, हाँ ये करेक्ट है कि वैकेंसीज हैं, कमियां हैं, लेकिन हम उसी के साथ अभी चल रहे हैं और हमारे भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज भरी जा रही है लगातार। अभी भी 2700 करीब फायरमैन के वैकेंसीज यूपी में निकले हुए हैं, इसको भी हम गैप कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो है रिस्पांस टाइम को और कम करना, कि कैसे हम ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं जो बहुत ही पतली बहुत छोटी है, तो उसके लिए हमें इनोवेटिव चीजें लानी पड़ेगी, फायर बाइक्स हो गई। बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि और ज्यादा एक्टिवनेस के साथ काम करना होगा ताकि वक्त रहते हालात पर काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब ये हालात बदलेंगे और कहीं ना कहीं इन घटनाओं से भी हमें आगे सबक लेने की जरूरत है। नमस्कार।